जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में हम लोग अभी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं और आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्लेन। तो प्लेन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, जिसके ऊपर हमारा ऑलरेडी 7 वीडियो बना हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा प्लेन, और यह क्लास 12 का मैथ्स में आप देखेंगे 11वां चैप्टर एनसीईआरटी बुक में, तो आपको एक टॉपिक मिल जाएगा उसमें प्लेन। तो सबसे पहला यहाँ प्रश्न ये उठता है कि प्लेन हमारा होता क्या है। तो प्लेन के बारे में हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ए प्लेन इज ए सरफेस सच दैट ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट लाइज होलली ऑन इट। तो इस डेफिनेशन को पढ़ के आप लोगों को अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब मैं इसे समझा रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनिए। इसमें जो ये पॉइंट दिया गया है सच दैट ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट, तो एक लाइन सेगमेंट हम इस सीख को ले रहे हैं और ये लाइन सेगमेंट थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं इस तरह से। ये आपका लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है ये। अब यह लाइन सेगमेंट प्लेन को लोकेट करने में, प्लेन को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद करेगा। कैसे कि अगर यह लाइन सेगमेंट हम किसी सरफेस पे रखते हैं और इस सरफेस पे रखने के बाद हम क्या देखते हैं कि इस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट जो है इस सरफेस पर एग्जिस्ट करता है, इस सरफेस पर ही लाइज करता है। तो ऐसे सरफेस को हम लोग प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। उसके बाद अगर ऐसा हो कि कोई सरफेस आपका दिया गया है, जैसे आप कंसीडर कर सकते हैं एक फुटबॉल को। फुटबॉल के ऊपर अगर आप इसको रखते हैं तो आप देखेंगे क्या कि इसका हर एक पॉइंट फुटबॉल के सरफेस को टच नहीं करता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण मैं टोपी खोल के आप लोगों को बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा यह सरफेस है ना, और इस सरफेस पर हमने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को रखा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये लाइन सेगमेंट जो है आपका, इसका हर एक पॉइंट जो है टच नहीं कर रहा है एक समय में। अगर इधर टच कराते हैं तो इधर से ये उठ जाता है, इधर टच करा दिए तो ये इधर से उठ गया। कहने का मतलब कि कोई भी लाइन सेगमेंट का अगर हर एक पॉइंट सरफेस के पर एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइज नहीं करता है, तो उसको हम लोग प्लेन नहीं कहेंगे, सिर्फ सरफेस कहेंगे। अब ध्यान से डेफिनेशन को सुनिएगा कि ए प्लेन इज ए सरफेस। प्लेन जो है क्या है आपका, एक सरफेस ही है और इस प्रकार है कि ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट, मतलब कि इस पर कोई 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है ना, लाइज होलली ऑन इट, पूरी तरह से इसी पर लाइज करे तो हम उसको क्या कह सकते हैं, प्लेन कह सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि प्लेन का कॉन्सेप्ट में आपको कोई कमी नहीं रह गई होगी। अब हम लोग ये समझते हैं कि नॉर्मल टू ए प्लेन क्या होता है कि ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर, यानी कि इस नॉर्मल कहने का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ये चीज आप लोग जान रहे होंगे पहले से ही। ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन लाइंग ऑन द प्लेन इज कॉल्ड द नॉर्मल टू द प्लेन। अब हम देख लीजिए कि ये मान लीजिए कि एक प्लेन है, ये बोर्ड का ही एक छोटा सा हिस्सा हम लिए हुए हैं प्लेन, और इस पर जो है बहुत सारे लाइन हैं, बहुत सारे लाइन हैं। अब इस सभी लाइन पर एक ऐसा लाइन हो जो इसके परपेंडिकुलर हो, इस पर भी परपेंडिकुलर हो, इस पर भी परपेंडिकुलर हो, और ये लाइन पर भी परपेंडिकुलर हो, और उसके बाद यहाँ इस पर भी परपेंडिकुलर हो। ये सारे लाइन जो है आपका प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा है, और एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर लिए हुए हैं तो इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। दूसरे शब्दों में आप सीधी बात समझिए भैया, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है। प्लेन के ऊपर जो है इस तरह से लाइन अगर रहे और 90 डिग्री का एंगल बना हुआ रहे, मैदान में आप झंडा फहराने जाते हैं तो झंडा को जो है मैदान में इस तरह से गाड़ देते हैं फील्ड में।
तो फील्ड आपका अगर प्लेन हो भैया, क्या हो, सरफेस तो ये हो के प्लेन हो, और उस पे जो झंडा गाड़े हुए हैं वही आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब झंडा के साथ एगो दूसरा बांस भी गाड़ दिए हम, वो भी नॉर्मल हो गया। तीसरा मान लीजिए झंडा ही गाड़ दिए हम, वो भी नॉर्मल हो गया। तो मान लीजिए एक फील्ड में हम बहुत सारे झंडे को गाड़े हुए हैं, तो सारे क्या हो जाएंगे, अगर वो फील्ड हमारा प्लेन है तो उसके ऊपर वो सारा नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल जितने भी नॉर्मल आप डालेंगे सभी नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी कि किसी भी सेम प्लेन पर जितने भी नॉर्मल आप ड्रॉ कर लीजिए सभी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। बेकार का हमने आप लोगों को बताया है कि ना, समझ तो रहे ही हैं। अब हम लोग को यहाँ पर जानना है क्या कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है प्लेन का, अब इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। और इससे रिलेटेड हमारा थ्योरम कहता है कि एवरी इक्वेशन, इसको आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, एवरी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 ऑफ द फर्स्ट डिग्री in x y z, x y z always represent a plane, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ऑल्सो ए बी सी, ये ए बी सी क्या है, आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन का नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गया, ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रख लेना है कि कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तो ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हो गया। तो हम प्लेन का इक्वेशन बताया इतना, और आप कहेंगे सर विश्वास कैसे करें कि ये प्लेन का इक्वेशन है। तो इस विश्वास के प्रमाण को जाहिर करने के लिए भी इसका प्रूफ है हमारा, जैसा कि आर.एस. अग्रवाल बुक में भी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको हम समझेंगे कैसे, इसी डेफिनेशन के आधार पर समझेंगे। क्या समझेंगे, इसी डेफिनेशन के आधार पर। तो ये डेफिनेशन कहता है कि भैया प्लेन में अगर कोई 2 पॉइंट आप लेते हैं और दोनों पॉइंट को आप मिला देते हैं तो उस लाइन सेगमेंट, दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट आपका बनता है उस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट जो है उस प्लेन पर एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए ये प्लेन है और ये लाइन सेगमेंट x1 y1 z1 हमने लिया, और ये x2 y2 और z2 हमने लिया। ये a है और ये b है। इसके बीच कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो यह भी अगर इसी प्लेन पर एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए ये प्लेन पर एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे कि यह जो आपका सरफेस है ये क्या है, आपका प्लेन है। एक चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर हमको a और b दिया हुआ है और इसका रेशियो λ:1 हमको मिल जाए, तो इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, λ×x2 प्लस 1×x1 बाय λ+1, उसके बाद λ×y2 प्लस y1 बाय λ+1 और λ×z2 प्लस z1 बाय λ+1। ये पॉइंट हो जाएगा इस p का कोऑर्डिनेट। p का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा यही पॉइंट हो जाएगा। और ये लैम्डा तो हमारा फिक्स वैल्यू है नहीं। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा उधर कर दिए, लैम्डा का मान बदल जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा उधर कर दिए, लैम्डा का मान बदल जाएगा। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, तो यह कोऑर्डिनेट जो है ए से बी तक के बीच के हर एक पॉइंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब इसी चीज को हम इस थ्योरी के आधार पर इसको प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं
कि कंसीडर कर लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 आपका एक प्लेन का इक्वेशन हो सकता है। तो हो सकता है तो इसका डेफिनेशन को भी फॉलो करेगा, डेफिनेशन में जो कहा गया है उसको यह अक्षरशः पालन करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। x2 y2 और z2 लाइज ऑन द प्लेन, तो भैया ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है और इसमें हम दो पॉइंट लिए हुए हैं जो कि इसी सरफेस पर लाइज करता है, ए भी और बी भी, ठीक ना। और ए बी को हमने मिला दिया है तो एक लाइन सेगमेंट मिल गया। अब यह जब प्लेन पर लाइज करता है ये दोनों पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट निश्चित रूप से इसे सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग 3 बाय लेमडा एंड एडिंग टू 2 वी गेट। हमने क्या कर दिया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया लेमडा से और इसके साथ ऐड कर दिया। तो इस दोनों को ऐड कीजिए तो एक कॉमन आ जाएगा, x1 प्लस लेमडा x2 हो जाएगा भैया। इसको हमने लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया है तो a इसके साथ ax1, इसके साथ a इंटू लेमडा इंटू x2, b इंटू लेमडा इंटू y2, चूंकि लेमडा से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो जब हम एक कॉमन लेंगे तो इसका तो x1 मिलेगा, इसका यहाँ पर लेमडा x2 मिल जाएगा। अब फिर b इंटू y1 प्लस लेमडा y2 मिल जाएगा, फिर c इंटू z1 प्लस लेमडा z2 मिल जाएगा। अब फिर प्लस 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 d जब कॉमन लेते हैं तो ये 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, इसको भी लेमडा से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें d कॉमन लिए तो इसके साथ 1 बचा और इसके साथ लेमडा हमारा बच जाता है। अब क्या करते हैं कि इस दोनों साइड हमने लेमडा 1 प्लस लेमडा से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट। तो ये a इंटू x1 प्लस लेमडा x2 बाय 1 प्लस लेमडा, अब फिर b इंटू y1 प्लस लेमडा y2 बाय 1 प्लस लेमडा, और यह c इंटू z1 प्लस लेमडा z2 बाय 1 प्लस लेमडा, अब प्लस d इक्वल टू 0। तो 1 प्लस लेमडा से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 1 प्लस लेमडा है तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा आपका। अब देखिए कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का, यानी कि x1 प्लस लेमडा x2 बाय 1 प्लस लेमडा और y1 प्लस लेमडा y2 बाय 1 प्लस लेमडा, कॉमा z1 प्लस लेमडा z2 बाय 1 प्लस लेमडा, है ना। ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है, समझ गए। यानी सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया कि यह जो पॉइंट है आपका, यह पॉइंट जो है किस पे लाइज कर रहा है, इस प्लेन पर ही लाइज करना है, तब ना प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज लाइज ऑन द प्लेन पर लाइज कर रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है विच इंप्लाइज दैट this point is general point on the line AB पर कोई जनरल पॉइंट है which divides AB in the ratio लेमडा इज टू 1, लेमडा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बात समझ में आ गई। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये जो पॉइंट मिल रहा है ये आपका कैसा पॉइंट है, जो प्लेन में ही लाइज कर रहा है
और ये कैसा पॉइंट है, जनरल पॉइंट है। ये पॉइंट जो है डिपेंड कर रहा है लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से इसके बीच सारे पॉइंट जो हैं इस प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए यह प्लेन का इक्वेशन जो है मान्य समझा जाएगा, क्योंकि यह प्लेन जो है डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग अंतिम में एक लाइन इसको जोड़ सकते हैं कि फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा के डिफरेंट वैल्यू के लिए, है ना, जहां की लेमडा नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि देखिए 1 प्लस लेमडा जो है इसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, 1 प्लस लेमडा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा, इरेशनल हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए 1 प्लस लेमडा को 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए लेमडा नॉट इक्वल टू जो है आपका -1 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, है ना। फिर से देखते हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लेमडा इट फॉलोज दैट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी लाइज ऑन 1, जिस बात को हमने यहाँ भी बताया है, ठीक ना। अब कि इसको दूसरे तरह से बता दिया कि डिफरेंट वैल्यू लेमडा के लिए भी यह जो है इसी लाइन पर लाइज करता है। तो निश्चित रूप से यह जो आपका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 जो है रिप्रेजेंट द प्लेन। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोग समझ गए होंगे, और हालांकि इसको ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि एग्ज़ाम में तो इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट रखने के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर शो करना है ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन जो हमने सीखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और इस मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लेन है, ये हमने कोई प्लेन लिया हुआ है, और इस प्लेन में क्या है कि यहाँ प्लेन का इक्वेशन तो आपका ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। इसमें क्या है कि एक नॉर्मल हमने लिया जो एक प्लेन पर जो है परपेंडिकुलर है, आपका प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिएगा। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो ए बी सी होगा। इसको जो है ना दिमाग में भर लीजिएगा। खाली मैं एक लाइन बोलकर भी आगे निकल सकता था, लेकिन इस चीज़ को हमेशा याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा वक्त दीजिएगा वो उतने बेहतर तरीके से याद रहेगा, है कि नहीं। तो ये जो है आपका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, यहाँ ए बी सी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको प्रूफ के लिए कि अगर प्लेन पर कोई लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं x1 y1 z1, एक पॉइंट A है और एक दूसरा पॉइंट B है x2 y2 और z2, दूसरा पॉइंट ये है आपका। अब AB का डायरेक्शन रेशियो, AB का डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, और यह z2 माइनस z1 हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद इसका डायरेक्शन रेशियो जो है आपका देख रहे हैं क्या है, AB, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ, है ना, ये आपका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा। क्लियर है। अब याद कीजिए, अगर किसी दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए तो दोनों वेक्टर जो है इस तरह से होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इंटू इसका a इंटू x2 माइनस x1 प्लस b इंटू y2 माइनस
y1 अब प्लस सी इंटू Z2 माइनस Z1, ये वैल्यू आपका 0 आ जाता है। और ये चीज़ जो है आपका क्या है, प्लेन का इक्वेशन है। प्लेन का इक्वेशन किस तरह से है, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन हम लोग तो पढ़े हैं ax by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और इसको जो है x1 y1 और z1 सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको x2 y2 और z2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हमको ax1 प्लस by1 प्लस सी z1 प्लस डी इक्वल टू 0, और इससे जो है ax2 प्लस by2 प्लस सी z2 प्लस डी इक्वल टू 0। अब दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि यह जो इक्वेशन 2 है यह इक्वेशन 1 है, 2 माइनस 1 कर देते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, x2 माइनस x1, अब फिर कॉमन लिए b, y2 माइनस y1, अब फिर कॉमन लिए c, z2 माइनस z1, यानी कि 2 में 1 को माइनस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको माइनस कर रहे हैं। अब माइनस कर रहे हैं तो ये तो कट ही जाएगा, आपका d इक्वल टू 0 हो जाएगा। हालांकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका प्लेन के ही इक्वेशन को। तो प्लेन का इक्वेशन एक कंडीशन क्रिएट करता है। किस तरह का कंडीशन, इस तरह का कंडीशन। तो इस तरह का कंडीशन क्या कहता है कि भैया इसमें नॉर्मल का एक डायरेक्शन रेशियो है, और एक डायरेक्शन रेशियो जो है उस लाइन सेगमेंट का है जो ए बी को मिलाने पर प्राप्त होता है, और दोनों का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो है आपका 0 के बराबर मिला। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी सी जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो नॉर्मल का होता है, नॉर्मल का होता है। इसको दिमाग में बढ़िया से बिठा लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी इक्वेशन में हम नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो किस तरह से पता कर सकते हैं। इसके बाद इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, मतलब कि किसी एक पॉइंट से होकर इक्वेशन हम प्लेन का किस तरह से लिखते हैं, इसको हम लोग अब हमें ये समझना है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यानी कि एक प्लेन है, आपका एक प्लेन है, और इस प्लेन में कोई पॉइंट x1 y1 और z1 एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट के बारे में पता है। तो उस कंडीशन में आप जो है प्लेन के इक्वेशन को रिड्यूस करके कैसे लिख सकते हैं। रिड्यूस करके लिखिएगा ना तो आगे हमको सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। अगर एक पॉइंट का बारे में पता चल जाए तो प्लेन का जो इक्वेशन है उसके बाद जो फर्दर ऑपरेशन या फर्दर कैलकुलेशन होता है तो वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ जान रहे हैं क्या कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखिए कि सिंस पी x1 y1 और z1 लाइज ऑन इट, है ना, या प्लेन पर लाइज कर रहा है, तो निश्चित रूप से x1 और y1 जो है और z1 जो है इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने क्या किया कि 1 माइनस 2 कर दिया। क्या कर दिया? 1 माइनस 2 कर दिया। तो a कॉमन लेंगे इसमें, है ना, x माइनस x1 हो जाएगा। फिर b कॉमन लेंगे, इसमें इसको माइनस किए हैं तो y माइनस y1 हो जाएगा। फिर c कॉमन लेंगे तो यहाँ पर z माइनस z1 हो जाएगा, और d में माइनस d होने से 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो भैया यह भी जो है प्लेन के ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि दो नेचुरल नंबर को ऐड कर दीजिए तो नेचुरल नंबर ही होगा, है कि ना। दो पोलिनोमियल को ऐड कर दीजिए तो पोलिनोमियल ही होगा भैया, कोई तो पोलिनोमियल होगा। उसी तरह से दो लाइन को अब उसके नेचर के अनुसार जो भी पॉइंट हमको यहाँ पे मिले, हालांकि इसी पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो दो को हम अगर ऐड कर दिए तो वह भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लेन का ही इक्वेशन हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग प्लेन के इक्वेशन को लिखेंगे जब हमको कोई एक पॉइंट दिया रहे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका आएगा कि आपको दिखाना है कि 4 पॉइंट दिए गए हैं, चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी तक हम लोग जितना भी थ्योरम पढ़े हुए हैं इससे रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है 3A, है ना। और ये 3A हम किसकी बात कर रहे हैं? बुक RS अग्रवाल की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस चैनल पर आपको अभी तक जितने भी वीडियो मिलेंगे सारे RS अग्रवाल बुक के ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। यानी कि इस चैनल पर अगर आ गए हैं आप तो निश्चिंत रहिए, आपका RS अग्रवाल बुक शुरू से अंत तक ख़त्म होगा। तो इसमें प्रॉब्लम हम लोग पहला लेते हैं एक्सरसाइज 3A, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1, 2, 3 को तो अभी सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रॉब्लम को और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपको दिखाना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ईच सेट ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और तीनों पॉइंट से होकर गुजरने वाली प्लेन का इक्वेशन आपको। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम को लिया है जिसमें कहता है कि 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इस तीनों पॉइंट से होकर गुजरने वाली प्लेन को आपको बताना है। ये कोई प्लेन है आपका, है ना, इसमें A, B और C 3 पॉइंट आपका दिया गया है ना, A, B, C। तो अभी हमने पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, A से होकर किसी एक पॉइंट से होकर गुजरने वाला इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो सबसे पहला हम लोग वही काम करते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए से होकर गुजरती हो। ए कितना है भैया? 0, -1 और -1 है आपका ये पॉइंट। तो इससे गुजरने वाली इक्वेशन जो है x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0 होता है। x1 y1 z1 के जगह क्रमशः 0 -1 -1 रख दीजिए, तो ये a इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस 0 हो जाएगा, x माइनस 0 b इंटू वाई प्लस 1, चूँकि यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, और c इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यानी कि एक पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन को हम जान गए। अब यही प्लेन से, माफ करेंगे, यही प्लेन से होकर ये पॉइंट भी है, इस प्लेन में ये पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट में, इस प्लेन में ये पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये प्लेन जो होगा इस दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंस 4, 5, ये लिखिए, B एंड C लाइज ऑन है ना द एभव प्लेन 1 में लाइज करता है। इसलिए हमारे पास क्या मिलता है कि A इंटू B पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। ये B पॉइंट आपका 4, 5, 1 है, तो A इंटू एक्स के जगह पर 4 रखिए, अब प्लस B इंटू वाई के जगह पर 5 रखिए, 5 प्लस 1, अब फिर C इंटू जेड के जगह पे 1 रखिए इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसी प्लेन में x, y, z के जगह पर आप 3, 9, 4 रख दीजिए। तो a इंटू 3 प्लस b इंटू 9 प्लस 1 प्लस c इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों सेट को देखिए, ये 4a अब प्लस 6b अब प्लस 2c इक्वल टू 0, और यहाँ 3a अब प्लस 10b अब प्लस ये आपका 5c इक्वल टू 0 हो गया। अब इससे जो है आपको a, b, c का मान निकालना है। क्या निकालना है? a, b, c का मान निकालना है।
तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आप लोग यूज कर सकते हैं। याद होगा क्लास 10 में पढ़े थे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड तीन का वैल्यू निकालना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो ए बाय क्या लिखना है, ए वाले कोफिशिएंट को ढक दीजिए, फिर इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पंचे 30 हो जाता है, माइनस 10 दूना 20 हो जाता है। उसके बाद बी बाय हम लोग लिखेंगे, तो बी वाले को ढक दिए, अब फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 4 पंचे 20। देखिएगा भैया हिंदी हम बोल रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सी वाले को ढक दिए, इसके बाद 4 10 हैं, यानी कि 40 40 माइनस 3 6 जा 18 हो गया, 6 या 18। और इस तीनों आपस में बराबर हैं, तो तीनों को हम लोग एक कांस्टेंट के मान सकते हैं। इससे देखिए a बाय आपको मिला 10 इक्वल टू बी बाय आपको मिलता है -2 14, है ना। और c बाय ये मिलता है आपको 18 माइनस कर दिए, तो यहाँ पर 12 मिल गया, 22 मिल गया। 22 प्लस 18 8 2 10, हाँ, इक्वल टू के मिल गया। तो इस तरह से a का वैल्यू जो है आपका 10 के, a का जो वैल्यू मिला 10 के मिल गया, b का वैल्यू जो हो गया 14 के, और c का जो वैल्यू हो गया आपका 22 के मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतना बराबर के करेंगे, इतना बराबर के करेंगे, इतना बराबर के करेंगे, तो a b c का मान मिल जाएगा। अब इस a b और c का मान जो है आपको क्या करना है कि किसी इस इक्वेशन में रख देना है, इस इक्वेशन में आपको रख देना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1 वी गेट, है ना, a के जगह पर 10k इंटू एक्स, अब प्लस b के जगह पर 14k, ये 14 शायद माइनस में है तो यहाँ माइनस डालना भूल गए हैं, यहाँ पर माइनस लिखिए, इंटू वाई प्लस 1, अब फिर c, तो c का जो वैल्यू है आपका 22k है, और यह आपका z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले k कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2k हम कॉमन ले लिए, तो 5x बचा, और यहाँ पर जो है आपका 7 इंटू वाई प्लस 1 बचा, और यहाँ पर आपका 11 z प्लस 1 इक्वल टू 0 बच जाता है। 2 के यहाँ से कट के डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 0 ही हो जाएगा। तो 5x माइनस 7y अब प्लस 11z अब माइनस 7, तो 7 इंटू 1 माइनस 7, 11 इंटू 1 तो प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये आपका 5x माइनस 7y प्लस 11z और प्लस 4 इक्वल टू 0, यही आपका प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, जो इस पॉइंट से होकर गुजरती है। यानी कि यह जो है इस पॉइंट को भी, यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, इस प्लेन के इक्वेशन को, यह पॉइंट भी इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि यह पॉइंट भी इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि तीनों पॉइंट जो है इस प्लेन पर ही एग्जिस्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं सुनते सुनते आप लोग बहुत परेशान हो गए होंगे। अब इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।